दिल्ली में चुनावी गहमा-गहमी के बीच अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर एक्शन लेने की इजाजत दे दी है। दिल्ली की अदालत में केजरीवाल पर आरोप तय करने का रास्ता अब साफ हो गया है। केजरीवाल और सिसोदिया इस मामले में बेल पर बाहर हैं और कोर्ट ने केजरीवाल पर इस मामले पर बात करने की रोक लगा रखी है। वैसे ईडी को गृह मंत्रालय की हरी झंडी एक औपचारिकता पर थी, लेकिन आप के दूसरे नेता इसे एजेंसियों के इस्तेमाल की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह उसका दुरुपयोग किया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही थी। इतनी सख्त टिप्पणियां, और आप बताइए कि कैसे कितना मिसयूज इज फॉर ऑल टू सी नाउ कि परमिशन बिना ही ये नवंबर 2022 से ऐसे ही पीछे पड़े हुए थे। कल तक बीजेपी की तरफ से एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल समेत पूरी आप शराब घोटाले में डूबी हुई है और कानून को अपना काम करना चाहिए। जिनके हाथ बांध दिए भ्रष्टाचार, शराब नीति घोटाले में, जेल जाकर बेल पर, सत्ता कुर्सी, वो नामांकन, मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, है ना। भ्रष्टाचार के लड़ाई पर आए थे और आज सत्ता कुर्सी गवाकर इन सब का सामना, उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था अगर थोड़ी नैतिकता बची होती। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये कहकर बीजेपी को मसाला दे दिया है कि कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट से है। हाल में मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण की तारीख देश की सच्ची आजादी का दिन है। राहुल गांधी ने इस बयान को संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान और देशद्रोह करार दिया है और कहा है कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बीजेपी ने कहा है कि मोहन भागवत ने संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के नजरिए से अपनी बात कही है। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खो गया है, वो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर बात कर रहे हैं। फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है? जो भी कर रहा है भाई, आपने शपथ ली है as a member of parliament, you're the leader of opposition, कि you will either in the name of God or in the name or with your hand on the constitution that you will serve the Indian state. That is what he means. और इसके खिलाफ हो गया, आज कहता है I'm going to fight the Indian state. लगता है मेरे को कहीं डिस्कनेक्ट है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कहकर एक बार फिर सेल्फ गोल कर लिया है? दिल्ली की अपनी रैली में राहुल ने केजरीवाल और मोदी को एक जैसा बताया था, जो झूठे वादे और झूठा प्रचार करते हैं। तो क्या अब दिल्ली में राहुल त्रिकोणीय मुकाबला चाहते हैं? त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा किसे मिलेगा? सवाल यह भी है कि क्या ईडी अब केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना असर करेगा। जैसे जैसे ये सवाल ज्वलंत होते जा रहे हैं, दरअसल ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव काफ़ी नज़दीक हो गया है। जो अब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, वो अब एफआईआर में तब्दील होने लगा है। जो अब तक एक दूसरे नेता एक दूसरे पर हमलावर होते थे, अब एक बार फिर से ईडी का खौफ सताने लगा है। और फिर इन सब के बीच राहुल गांधी के एंट्री ने भी अब इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय करने की तरफ आगे बढ़ गई। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव आखिर क्या रंग लाएगा? ये जो नया समीकरण है, ये दिल्ली में क्या रंग खिलाएगा, इस पर करें खास चर्चा। और हमारे साथ चर्चा में है बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग डांडा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और अवधेश कुमार जी, और मैं हूं लक्ष्मण राय। आप सभी को मेरा नमस्कार। और शुरुआत में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से करना चाहूँगा, अनुराग जी से। अनुराग जी, एक ऐसे समय में जब हर नेता चुनाव प्रचार में बिजी हो और फिर वहाँ पे खबर आए
कि गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी दे दी है ईडी को। तो इस खबरों को कैसे पढ़ना चाहिए? आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत, और जिस भ्रष्टाचार के मोर्चे पर अपने आरोप को धुलने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, उस तरफ एक धक्का। देखिए, मुझे तो लगता है कि पूरा देश इस खबर को इस तरीके से देख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनका आना तो लाजमी है। इनके बिना तो अकेले पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी, मुकाबला ही नहीं कर पा रही आम आदमी पार्टी का। देखिए कितना दुखद है ये कि आज ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी है, जब हमारे नेताओं को 2 साल तक इन्होंने जेल में रखा, उनके ऊपर केसेस चला लिए, उनके घरों पे छापे मार लिए, उनकी गिरफ्तारियां कर ली। आज प्रोसिक्यूशन करेंगे जब इस पूरे केस की धज्जियां उड़ चुकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के केस में जमानत दे चुका है, लगभग सारे लोगों को जमानत मिल चुकी है, तो इसका मतलब इस केस में चवन्नी का भी सबूत नहीं है। अब क्या प्रोसिक्यूशन इसमें करेंगे? ये सिर्फ चुनाव में इसको मुद्दा बनाने के लिए, सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जो कि साफ तौर पे ये बताती है कि अब भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इनको नजर आ गया है कि दिल्ली में इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। देखिए, दिल्ली में इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं दिल्ली में इनके पास आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए, केजरीवाल जी का मुकाबला करने के लिए। ना ये अभी तक 70 कैंडिडेट तय कर पाए हैं, ना इनके पास मुद्दे हैं दिल्ली के लिए। एक मुद्दा बता दीजिए जो बीजेपी बताती हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। ना इनके पास नैरेटिव है कि भाई ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो जब इनके पास इन सारी चीजों में ये पीछे छूट गए आम आदमी पार्टी से, तो क्या करेंगे? अब ये लेकर के आए हैं कि 10 साल से रोहिंग्याओं को देश में जो पार्टी बसाती रही, अमित शाह जी की देखरेख में ये रोहिंग्या देश में बसते रहे, अब ये उसमें निकाल करके लाए हैं कि इन रोहिंग्याओं के आधार कार्ड पे आम आदमी पार्टी वाले किसी के सिग्नेचर थे। 10 साल से सो रहे थे क्या आप लोग? 10 महीने से बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं स्कूलों के अंदर, 10 महीने तक कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं कर पाए अमित शाह जी, फेल हो गई लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से। आज ये 10 महीने बाद निकाल के लाए हैं, अरे ये जो कॉल्स आ रही थी इसमें तो कहीं आम आदमी पार्टी का लिंक है। 2 साल से इन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, छापे मार लिए, जेल में डाल लिया, हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर ली। जब कुछ भी नहीं हुआ, पीएमएलए एक्ट में सबको जमानत मिल गई, जब पिट गया केस पूरी तरह से, अब चुनाव के वक्त निकाल के लेके आए हैं कि अरे प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी है। एक आज एफआईआर हुई है प्रवेश वर्मा जी पे, एक एफआईआर किस चीज को लेके? कि जूते बांट रहे थे वो। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि एफआईआर से जूते अनुराग जी, मैं इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा मैं, लेकिन पहले ईडी वाले मामले पर जरा बीजेपी के प्रवक्ता हैं ग्रुप प्रकाश पासवान जी, उनसे मैं रिएक्शन ले लूं। ये क्या ऐसा वाकई लग रहा है क्या कि अब इस तरीके से ना लड़ा जाए तो कम से कम जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाए, और इसी की तरफ इशारा करता है ये गृह मंत्रालय का प्रोसिक्यूशन की अनुमति दिया जाना, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं? गुरु प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी का पुराना खेल रहा है, लेकिन हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा कोई और हिपोक्रेट भारत की राजनीति में नहीं हुआ है। दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा की बात करे या झूठ की बात करे तो आज अरविंद केजरीवाल जी झूठ के पर्यायवाची बन गए। हाँ, मैं बीच में नहीं बोल रहा था लक्ष्मण जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक, नहीं, आप बोलिए अनुराग जी, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनुराग जी चुप हैं। अपने संस्कार होते हैं, छोड़िए उसको, वो दिल्ली की जनता जानती है। तो मैं मूलतः बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा अरविंद केजरीवाल, अगर डिस्टर्ब ही करना है तो हम लोग तय कर लेते लक्ष्मण जी, मैं उनके बारे में बोलूंगा, ये मेरे बारे में बोले। आपको जो मैंने प्लीज आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं गुरु प्रकाश जी जो भी कहेंगे उस पर आपको रिएक्ट करने का मौका दिया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी के संस्कार और आम आदमी पार्टी की व्याकुलता बता रही है कि जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में इनको 7 के 7 सीट हार गए थे, 7 की 7 सीटें लगातार 2014, 2019, 2024 में दिल्ली की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। मूलतः जैसे कि आपने कहा कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी सवाल क्यों नहीं पूछने चाहिए? आज जो वादे उन्होंने किए हैं, उन्होंने कहा 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, ना दिल्ली में दिया ना पंजाब में दिया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो ना वेतन लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, ना गाड़ी लेंगे। उनकी गाड़ी कितने की? तो 1.5 करोड़ की गाड़ी है। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करेंगे। लक्ष्मण जी, हमारा पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ छठ पर्व का बहुत महत्व है। इस छठ पर्व के महत्व को नजरअंदाज करते हुए, छठी माई का अपमान करते हुए, सूर्य देव का अपमान करते हुए, यमुना जी को जिन्होंने कहा था कि 2020 में हम साफ कर देंगे, क्या हुआ उसका? उल्टा घोटाला कर दिया आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। क्या हुआ वर्ल्ड क्लास स्कूल का? 9वीं में आपके यहाँ 1 लाख बच्चे फेल हो गए हैं,
ये 11वीं में आपके यहाँ 50,000 बच्चे फेल हो गए हैं। शुद्ध रूप से शीश महल का घोटाला हो, स्कॉलरशिप का घोटाला हो, हम सबको याद है एमसीडी के सफाई कर्मचारी दिल्ली सीएम के घर के बाहर हड़ताल करते करते थक गए, उनको वेतन नहीं मिला। ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। क्या किया है आपने? अरविंद केजरीवाल जी आरक्षण विरोधी, आतिशी जी आरक्षण विरोधी, आपके 10 सांसद राज्यसभा में एक भी दलित नहीं मिला, एक भी ओबीसी नहीं मिला। हालांकि गुरु प्रकाश जी, हम लोग थोड़ा सा मुद्दा से भटक रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुकूंगा मैं। नहीं, 10 सेकंड, आप 1 मिनट लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल फिर से आपको दोहरा दूं, मेरा सवाल ये नहीं था जो आप बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि चुनाव प्रचार के बीच में अभी वोटिंग होने में मुश्किल से 20-25 दिन बचे हैं, उससे ठीक पहले ये खबर आना कि गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल को प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी दे दी है। ये क्या इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कमजोर पड़ रही है, इसलिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है? ये एक परसेप्शन बन रहा है आपके विपक्षी की तरफ से। मैंने आपका सवाल इसका जवाब दीजिए। मैंने आपका सवाल पूरी तरह से सुन लिया, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। अगर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सीएजी झूठ बोल रही है, सीएजी भी चुनाव को देख करके अपना रिपोर्ट दे रही है। यदि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ कर रहा है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट झूठ बोल रहा है। ये फिर झूठ बोल रहे हैं, सीएजी की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। चुनाव से जोड़ करके इसको देखना उचित नहीं है, इसको सेलेक्टिवली देखना उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 300 करोड़ का ट्रेल स्थापित हो गया है, तो 300 करोड़ का ट्रेल झूठा है। सीएजी का 2000 करोड़ झूठा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई झूठी है। दिल्ली की जनता जिसने अभी बीते लोकसभा चुनाव में आपको 7 में काफी पराजित किया, झूठी है। तो सच कौन बोल रहा है? ये सच का ठेका अरविंद केजरीवाल जी ने ले रखा है क्या? मकान नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और हजारों करोड़ का। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आपने काफी लंबा बोल लिया। मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास जाऊं। एक सवाल अनुराग जी आपसे फिर से पूछूंगा। ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि ईडी को मंजूरी दिया जाना एक राजनीतिक स्टंट है, एजेंसी का इस्तेमाल किए जाने की कोशिश है, हेडलाइन बनाने की कोशिश है, लेकिन आप फैक्ट में जाएंगे तो आप देखें कि ये अरविंद केजरीवाल के पिटीशन के बाद ही ये फैसला लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने पिटीशन डाल के कहा था कि जब तक कि ईडी को परमिशन ना मिले मुझे प्रोसिक्यूट ना करे। ईडी ने परमिशन मांगा, गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दिया, अब प्रोसिक्यूट किया जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इसमें राजनीति कहाँ आ गई? चूंकि इसकी शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल नहीं की थी। अरे भाई, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, 2 साल तक कोर्ट में जो केस चल चुका, जिसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर सुनवाई हो चुकी, जिसमें हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल चुके, जिसमें सारे छापे मार चुके, जिसमें हमारे सारे नेता जमानत पे बाहर आ चुके। पीएमएलए एक्ट में जमानत पे बाहर आने का मतलब इनके पास कोई सबूत नहीं है। अब उसमें प्रोसिक्यूशन की इजाजत देना, वो भी चुनाव से ठीक पहले, एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? मैं एजेंसियों के दुरुपयोग का ही दूसरा उदाहरण दे रहा था लक्ष्मण जी आपको, जब मैं ये कह रहा था आज एक एफआईआर दर्ज हुई है जूते बांटने की प्रवेश वर्मा जी पे। साड़ी बांटने की एफआईआर कब दर्ज होगी? उनके ऊपर कंबल बांटने की एफआईआर कब दर्ज होगी? कैश बांटने की एफआईआर उनके ऊपर कब दर्ज होगी? जो वो फर्जी वोट बनवा रहे हैं उनकी एफआईआर उनके ऊपर कब दर्ज होगी? मतलब आप आई वॉश करना चाहते हैं, आप चुनाव आयोग से लेके, अधिकारियों से लेके, आप पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का, एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसका मतलब लोगों का सपोर्ट आपके पास नहीं है। और कैसी बात करते हैं, ये पूरी तरह से इनकी पार्टी दोगली। आप किसी मुद्दे पे उठा के देख लीजिए, किसी मुद्दे पे आप उठा के देख लीजिए, इनकी पार्टी दोगली है। ये हमको कह रहे हैं शीश महल, ये नहीं बताते कि राजमहल में 200 करोड़ के झूमर है, 300 करोड़ के कालीन बिछे हैं, 8500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं प्रधानमंत्री, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, 1.5 लाख के गॉगल्स पहनते हैं, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं। ये तो नहीं बताते हैं। बहुत ही लंबी फहरिस्त रहेगी, वो भी दिखाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की फहरिस्त काफी लंबी। एक मिनट जरा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। एक आखिरी चीज अनुराग जी, मैं आपके पास आऊं। एक आखिरी चीज 10 सेकंड से लक्ष्मण जी 10 सेकंड, ठीक है, मौका दूंगा अनुराग जी को बोलने दीजिए। अनुराग जी 10 सेकंड की रिपोर्ट का ये जब अनुराग जी 10 सेकंड 10 सेकंड सीएजी की रिपोर्ट का ये जब भी जिक्र करते हैं लक्ष्मण जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको रोकेंगे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। कल तक तो छाती ठोक रहे थे कि कोर्ट में ये कहा गया है कि टेबल नहीं हुई है रिपोर्ट, तो ये फर्जी कागज लेके 1 महीने से क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, 1 महीने से क्या रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं जब सीएजी की रिपोर्ट अभी आई? अनुराग जी शांत। गुरु प्रकाश 15 सेकंड, बाकी वक्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी 15 सेकंड जवाब। उन्होंने 45 सेकंड बोला, कम से कम मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए ना।
शराब ठीक है, के 30 सेकंड ठेके दिया, में चलो, घोटाला, ठीक। शराब के ठेके में घोटाला, बच्चे के स्कूल में घोटाला, गरीब के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पे घोटाला, भर्ती में घोटाला, ये लोग दिल्ली का विकास की बात करेंगे? कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये आपदा बन गई है और दिल्ली के लोगों पे टूट पड़ी है। पीने को पानी नहीं, लेकिन अपने शीश महल में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। सांस लेने को हवा नहीं है, लेकिन लगातार अरे शीश महल हो गया, बहुत चला गया गुरु प्रकाश जी, शीश महल में बहुत चर्चा हो गई। एक मिनट आप शांत हो जाइए, हो गया आपका 35-40 सेकंड हो गया, 35-40 सेकंड हो गया। अनिका मेहरोत्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपके पास जाऊंगा, बाकी लोगों को शांत कर दीजिए। एक मिनट अनुराग जी और गुरु प्रकाश जी शांत हो जाइए। नहीं, गुरु प्रकाश जी, अनुराग जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अनिका मेहरोत्रा, मैं आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक सवाल लेके आ रहा हूं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, ये बयान दिया था राहुल गांधी ने। ये बयान तब दिया गया था जब दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, और अब ईडी को प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। तो क्या कुछ इस तरह का बयान कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से देखने को मिलेगा? देखिए, जो जस्टिस है या जो गलत हुआ है जिसकी कंप्लेन हमने खुद की थी, लॉ को अपना एक्शन लेना चाहिए। इसमें ये सब जुडियस है, जो कायदा कानून बनता है लक्ष्मण जी, वो होना चाहिए। बहरहाल मैं इस बात को ये आपके सामने कहना चाहती हूँ कि देखिए, अभी आपके दोनों वरिष्ठ बीजेपी और आपके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तू मैं में लक्ष्मण जी 10 साल दिल्ली ने गंवाए हैं, और दिल्ली को जो बदहाली में पहुँचाया है ये इनकी करनी है। सर, ये कहना गलत नहीं होगा, जो इनका नैरेटिव है, फेक हैं तो सेफ हैं, ये दोनों फेक प्रचार करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कस्में खाएं, पानी पी पी के जो भी इन्होंने कहा लोगों को, लोगों ने माना, लोगों ने इनको रिस्पेक्ट दी, लेकिन वो उस रिस्पेक्ट के वो लायक इसलिए नहीं है, फिर झूठ पे झूठ बोलते गए, और आज इनकी करनी इनके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की स्पेसिफिक बात करूंगी सर, एमसीडी 15 साल इनके पास थी। केजरीवाल जी ने कहा हमें दे दीजिए एमसीडी, हम दोनों चीज़ हमें मिलेगी, हम डबल इंजन सरकार बन जाएंगे और दिल्ली को कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। ना भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े का कुछ किया, ना यमुना का आप आदमी कुछ कर पाई। तो इसलिए दिल्ली एक बदहाल और बेबस सी इस वक्त दिखाई देती है। तो ये दोनों की जो करनी है उसी का आज देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए ईडी का सहारा ये कोई अनोखी बात नहीं है, वो लेते ही आए हैं। आप कोई भी देख लीजिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात थी उसमें ही साफ था सर, पैसे लिए, छापेमारी की, उसके पैसे मिल गए, सारे क्रोनोलॉजी सामने है, उसके बाद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को देखिए, अगर वोट फर्जी बने थे तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे थे सर? उनके नुमाइंदे आते चेकिंग करने, जहां कुछ नहीं, जहां आधार नहीं है, वहां पर 25-30 वोट बने हुए हैं। तो सर किसकी जिम्मेवारी है सर? जी एक मिनट, ठीक है। सतीश के सिंह साहब, ईडी का इस्तेमाल करना एक आदत सी बन गई है जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी आपने बयान सुना। आपको लगता है कि ये जो अब नई एंट्री हुई है दिल्ली चुनाव में, ये एंट्री वाकई फायदा पहुंचा पाएगी किसी को क्या राजनीतिक तौर पे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चुनाव के बीच में अगर ये ईडी की एंट्री हो गई, मंजूरी, तो ये तो फिर बड़ा अजीब सी बात है कि क्या भाजपा को इससे फ़ायदा होगा कि घाटा होगा। मुझे लगता है कैसे कौन इस्तेमाल करता है उसके आधार पे फ़ायदा घाटा होता है। आप पार्टी तो निश्चित रूप से कहेगी कि भाई इस दौरान चुनाव में किया गया है, ये तो फिर आप हमको जो है टारगेट किया जा रहा है, हमको सताया जा रहा है, और भाजपा कहेगी उनको करप्शन का ही तो मुद्दा बनाया है उन्होंने। हमें लगता है कि अगर क्योंकि हम कोई पार्टी के नहीं हैं, ये निर्भर करता है कि कौन पार्टी अपने इश्तिहार में, अपने प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में इसको कैसे लोगों में इस्तेमाल कर लेती है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, हो सकता है कि इसे आप पार्टी को फ़ायदा हो जाए, कहेंगे कि भाई इतना तो जेल हुआ है, यहाँ से बेल हो गई, और अभी बीच चुनाव में ऐसा हो रहा है, किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है। ये एक हो सकता है। मैं नहीं जान रहा हूँ कि उसमें कितनी मेरिट है, क्या नहीं है, वो हम कैसे बोल सकते हैं, ना जुडिशरी पे ना ये इस पे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना तो है कि इतने दिन जेल में रहने के बाद, इतने दिन जेल में रहने के बाद कोई मोटा तथ्य नहीं जुटा, जेल से रिहा किया गया, हालांकि कई सारे शर्तें दी गई, तो फिर ईडी प्रोसिक्यूट करेगी तो ये सारे सवाल लोगों के मन में उठेगा। और आपने बहुत सही कहा कि चुनाव के बीच में इस तरह के मामले आते तो थोड़ा सा एक
लोग कह सकते हैं कि सिंपैथी वाली भी बात निकल के सामने आ जाती है। क्यों? आप कुछ और दो कहना बातें चाह रहे हैं? कहना चाहता हूं लक्ष्मण जी, दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, जांच एजेंसियों का अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होता है तो अमूमन देखिए वो भी निर्भर करता है। भाई हुआ तो था हेमंत सोरेन पे भी, है कि नहीं? बिल्कुल, कार्रवाई वही हुई मैं थी, आपसे जेल में पूछना रहे चाह रहा था थे। अगली बात में। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं और दूसरी बात मैं कांग्रेस के ऊपर कहना चाहता हूं, है ना? मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी तो ये केजरीवाल को दिक्कत हो सकती है, हो सकता है बीजेपी को फायदा हो। लेकिन एक बात मैं जरूर राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूं, जो अभी आपने उसका एक जिक्र भी किया। रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल के रहते, केजरीवाल के फोटो के सामने इन्होंने क्या क्या करप्शन के ऊपर, वहां पर केजरीवाल जेल गए थे उसके खिलाफ गए थे, और परसों इन्होंने फिर करप्शन का मुद्दा उठा दिया। तो ये तो सब कोई कह रहा था कि दोगला ये है, तो सबका तो दोहरे मापदंड हैं, सबके दोहरे मापदंड है। मैं तो मानता हूं, मैं एक बात बहुत आउट ऑफ वे जाके कह देता हूं। मेरा ये सुनिए, एक मिनट रुकिए, बीच में नहीं बोलिए। भाजपा किस शिद्दत से चुनाव लड़ती है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वो दिल्ली चाहती है एकदम जीतना तो कहीं भी जीत जाती है, लेकिन चाहती है कितना। और दूसरा कि कांग्रेस कितना शिद्दत से अब लड़ रही है, इसी पर दिल्ली का चुनाव है। ये लेकिन ये जो बात आपने कही कि दिल्ली, मैं आऊँगा आपके पास अनिका जी। ये जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव कितना शिद्दत से चाहती है भाजपा जीतना, आपको शक है क्या अवधेश जी? यहाँ तो सतीश जी को शक है कि भाजपा वाकई चुनाव जीतना भी चाहती है। और दूसरा सवाल भी आप ही से पूछूंगा अवधेश जी कि ये ईडी का इस्तेमाल करने से उल्टा भी पड़ सकता है दांव क्या? नहीं, जब हम इस्तेमाल शब्द प्रयोग करते हैं तो लगता है कि वाकई ईडी का इस्तेमाल ही हो रहा है और इस देश की कोई भी एजेंसी स्वायत्त रूप में कोई मुकदमा नहीं करती है। तो ये तो फिर इस्तेमाल पर ऐसा है कि पहले तो राजनीतिक लाभ इसको किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव में फायदा होगा या चुनाव के समय, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? जब 9 जुलाई को ईडी ने चार्जशीट दायर की थी ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद इसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का 30 जनवरी को इस पर डिसीजन आना है कि हम इसको मुकदमा चलाएं कि नहीं चलाएं। और इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम तो पब्लिक, जब हमारे पर मुकदमा हुआ तो हम पब्लिक सर्वेंट थे और पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध मुकदमा तभी हो सकता है जब उसको जो अथॉरिटी है, जो मुख्य अथॉरिटी है, उसकी अनुमति हो। यह केस बिना मंजूरी के हमारे खिलाफ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को पिछले वर्ष फैसला दे दिया कि नहीं भैया, धारा के तहत तो आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो 6 नवंबर के बाद 5 दिसंबर को ईडी ने उपराज्यपाल को लिखा था कि हमको अनुमति दीजिए। 5 दिसंबर, मैं ध्यान दिला रहा हूं, उस समय तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। 5 दिसंबर को मांगा था। 30 जनवरी को हाईकोर्ट इस पर फैसला देने वाला है। अब उस फैसले के बाद क्या हुआ है सुनिए। अनेकों मुकदमे जगह जगह गए, जिसमें पी चिदम्बरम का जो एयरसेल मैक्सिस है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी चले गए कि भाई हमारे खिलाफ भी तो मंजूरी नहीं है, कैसे चला रहे हैं, तो उनके मुकदमे पर भी रोक लग गई है। तो अगर ये अनुमति नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल इस टेक्निकल ग्राउंड पर मुकदमा चलाने पर रोक लगानी पड़ेगी जब तक अनुमति नहीं मिलेगी। अब चुनाव के बीच आया है, 30 जनवरी को फैसला होना है उस पर, 5 दिसंबर को मांगा है, 6 नवंबर को उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो इसमें क्या करेगा? क्या तो कहे कि नहीं मुकदमा चलाओ, नहीं चुनाव हो जाने दो। 30 नवंबर को ईडी कहे कि भैया अभी चुनाव है इसलिए हम बाद में ले आए या चलाए। एक अवधेश जी, 5 दिसंबर को इजाजत मांगी गई, आज 15 जनवरी है, मान लिया जाए जनवरी के पहले हफ्ते में भी इजाजत दी गई, तो 1 महीने से ज्यादा समय लग गया आपको इजाजत देने में। सवाल इसलिए उठता है, अनुराग डांडा जी। हाँ ठीक, वो प्रोसेस नहीं सवाल उठता है, लेकिन ऐसा है, अनुराग जी बोलेंगे, फैक्चुअल सिचुएशन तो है नहीं है कि हाई कोर्ट का फैसला 30 जनवरी को आने वाला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, फैक्चुअल सिचुएशन पे मैंने कुछ बयान नहीं दिया, मैंने कोई राय नहीं रखी, मैं फैक्चुअल सिचुएशन ही, चूंकि फैक्ट ही ऐसा है कि लोगों को कई लोग इस पर सवाल लगाए जा सकते हैं उसके। हाँ, वो वही राजनीतिक अर्थ लोग लगा रहे हैं, इसलिए तो सवाल उठ रहा है। हमारा सिर्फ ये है कि फैक्ट आपने रखा, बड़ा अच्छा कि आपने डेट वाइज फैक्ट रखा। अनुराग जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनुराग जी।
लक्ष्मण जी, सतीश के सिंह जी भी समझेंगे इस बात को। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की बही काका लिखनिया। भाई अपनी कलम है, जहां मर्जी जब मर्जी जो मर्जी लिख दीजिए। ईडी इनकी, होम मिनिस्ट्री इनकी, कब अप्लाई करेंगे, कब परमिशन लेंगे, ये तो इनकी मर्जी है। या आपने देखा नहीं क्या कि सीबीआई से जब जमानत हुई तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी से जमानत हुई तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। एक एजेंसी का केस खत्म होता है, दूसरी एजेंसी में सेम केस शुरू कर देते हैं। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि आप देखिए 10 साल तक ये लोग अमित शाह जी की देखरेख में रोहिंग्याओं को लाके देश में बसाते रहे, और 10 साल के बाद अब जाके ये कह रहे हैं कि उनके आधार कार्ड बनवाने में हमारे किसी व्यक्ति ने साइन किया था। 10 साल तक सो रहे थे ये। 10 महीने पहले दिल्ली के स्कूलों को थ्रेट मिलना शुरू हुआ। 10 महीने दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई अमित शाह जी की देखरेख में। 10 महीने के बाद इनको अचानक पता चला कि आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई संबंध इसका हो सकता है। आज नई दिल्ली में हम कितने दिन से कह रहे हैं कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग का अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है, वो फेवर कर रहा है। आज एक बीजेपी के एक ट्वीट को दिल्ली के चुनाव अधिकारी, दिल्ली इलेक्शन ऑफिसर रीट्वीट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल हैंडल से। आज वो भी एक्सपोज हो गया। तो हम जो आरोप लगा रहे हैं वो एक एक करके एक्सपोज होते हैं, वो एक एक करके सामने आते हैं और लोग उसको देखते हैं। इसलिए ये सारे सवाल उठते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। पासवान नई बात नहीं है। अब जो पहले कहते थे, अनुराग जी एक मिनट, अब अनुराग जी एक मिनट अब ठीक है। अब एक गुरु प्रकाश जी से कमेंट ले। गुरु प्रकाश जी बहुत ऐसे इशारा भी कर रहे हैं, ये आखिर चुनाव के वक्त ये सारी बातें याद क्यों आती हैं? नहीं, देखिए जुडिशियल प्रोसेस होता है लक्ष्मण जी, और जुडिशियल प्रोसेस में अपने समय लगते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस के समय लगने पे हम जुडिशियल प्रोसेस पे ही संदिग्ध कर दें, उन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। जुडिशियल प्रोसेस से बात आगे बढ़ गई। अनुराग जी कह रहे हैं कि जो स्कूलों में थ्रेट कॉल आ रहे थे उसका भी लिंक आम आदमी पार्टी से ढूंढा जा रहा है, रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बन रहे थे उसका भी लिंक आम आदमी पार्टी से ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तो लंबे समय से चल रही थी, अभी क्यों आम आदमी पार्टी बीच में आ गई? ऐसा अनुराग जी का सवाल था, इसका जवाब आप दीजिए। अब ये समय आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड देंगे जैसे आम आदमी पार्टी को दिया था आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ धन्यवाद। कोई नहीं बोलेगा, बाकी बात कुछ मत बोलिएगा, कोई मत बोलेगा, गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ धन्यवाद। नहीं होता है, कुछ समस्या होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को रोहिंग्या के विषय पे तो बोलने को कोई अधिकार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता रोहिंग्या कर रहे थे। ताहिर हुसैन कौन थे? आम आदमी पार्टी के चुने हुए काउंसलर थे। उनका नाम कहाँ आया है यहाँ मैं बोलने की आवश्यकता नहीं रखता हूँ। और जहां तक तारीखों की बात है, लक्ष्मण जी आप तारीख की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली के एलजी थक गए इस बात पे बोलते बोलते कि आप 3 ऑडिट रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बेहतर नहीं समझा कि हम उसको दिल्ली विधानसभा में प्रेषित करें। जनवरी 2023 दिल्ली के एलजी ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो बैठी हुई है। 17 अगस्त 2024 दिल्ली के एलजी ने दोबारा कहा कि आप ऑडिट रिपोर्ट को बाहर करिए। 29 अक्टूबर 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है। 1 दिसंबर 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 सीएजी की रिपोर्ट पे दिल्ली की सरकार बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब सीएजी ये कहता है कि 2000 करोड़ रुपए का नोशनल लॉस है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन तब भी इनको कोई जवाबदेही नहीं देनी है, तब भी इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। देखिए जैसे मैं अपने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत में कहा था, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा हिपोक्रेट कोई इस भारत की राजनीति में हुआ ही नहीं है। ईमानदारी के नाम पे राजनीति, नैतिकता के नाम पे राजनीति। एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 300 करोड़ का पेपर ट्रेल स्थापित हो गया है। साउथ में वो आंध्र प्रदेश की एमपी वो कह रही थी कि भाई 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। अनफेयर है, क्या बोलने नहीं दे रहे हमें। शराब के घोटाले आपके पास आऊंगा। अमिका जी आऊंगा आपके पास। शराब के घोटाले में आपका नाम आ रहा है, स्कूल के घोटाले में आपका नाम आ रहा है, सड़क के घोटाले में आपका नाम आ रहा है। यमुना नदी को आप साफ नहीं कर पाए। और अंततोगत्वा हमारे लोग नहीं, आपके लोग, आपकी फाउंडर मेंबर स्वाति मालीवाल ने कहा था, आप महिला सम्मान की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल जो आपकी फाउंडिंग मेंबर है उनको अपमानित करके सीएम हाउस में उनके साथ हाथापाई की जाती है, तब अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में दही जम जाता है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी किस नैतिकता के साथ, किस अथॉरिटी के साथ दलितों की, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। अब आपकी बात खत्म करिए गुरु प्रकाश जी। लगातार आपने 1.5 मिनट तक बोला, बगैर किसी इंटरप्शन के 1.5 मिनट तक अपने बोला है। अमिका जी बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी के पास अनुराग जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी के पास जाऊंगा। अनिका कुछ बोलना चाहती है? लक्ष्मण जी एक पॉइंट है, सतीश जी ने कहा कि उस वक्त हम सपोर्ट कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। लक्ष्मण जी
लक्ष्मण जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, हमने हमेशा क्या, न्याय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आप इस तरह से हरकत करें तो जाहिर सी बात है फाउल प्ले दिखाई देगा। तो वो मेरा कहना था कि ये जो टाइमिंग्स है ना, उस पे प्रेशर हम जरूर उठाएंगे। बाकी लॉ बिल्कुल। क्या कि कोई ये बड़ा नहीं टाइमिंग है। लॉ क्या सवाल ठीक है था? सर। दूसरी टाइमिंग सवाल था, ये था, सर। इसीलिए हमने सवाल सर, पूछा भी था आपसे। हाँ, सर, एक चीज और दूसरा थी। जवाब क्या दूसरी था? बात ये थी कि हाँ। आम आदमी पार्टी को इतनी तकलीफ क्या, घबराहट क्यों है? आरएसएस चीफ के पास क्यों चलेगी रोते रोते? क्यों ये बाकी एलाइज पे जा रही है? यानी कि जमीन खिसक रही है। सर, इन्होंने काम किया ही नहीं। ये एलजी खेलते रहे या बंगला खेलते रहे, और रही सही कसर, एलजी साहब ने इनको काम नहीं करने दिया। तो दोनों ने मिलकर, जैसे मैंने कहा, ये प्लान तरीके से दिल्ली में आए, और जो बेहतरीन दिल्ली शीला जी ने बनाई थी, कांग्रेस ने 15 साल बनाई थी, उससे 1 इंच बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि दरदर हालत में पहुंचा दी। आप एनवायरनमेंट से लेके बाकी चीज देख लीजिए, कोई काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, एमसीडी लेके बैठ गए, उसके बाद ना तनख्वाहें मिल रही है, अब मैं ना एमसीडी में काम हो रहा आम है। आदमी पार्टी से ले लूं रिएक्शन। आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेता हूं। आपका भी सवाल है और गुरु प्रकाश जी का भी सवाल है। अनुराग जी, दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी इनके प्रवक्ता जो बोल रहे थे, कितना दोगलापन है। देखिए, मैं इनकी बात से ही एक्सपोज करता हूं, इन्हीं की बात को समझिएगा आप। ये क्या कह रहे थे? ये कहते हैं, एक सांस में कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आई नहीं है अभी, दूसरी सांस में कहते हैं सीएजी की रिपोर्ट में है कि 2000 करोड़ का घोटाला। अरे कितने फर्जी, कितने दोगले लोग हैं। ये मंदिर पे राजनीति करते हैं, लेकिन पुजारियों को अगर हम 18,000 रुपए देना चाहते हैं, आप फिर बीच में बोलेंगे, क्योंकि एक्सपोज हो रहे हो, फिर बीच में बोलोगे। आप झूठ बोलेंगे, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। कहां है सीएजी रिपोर्ट? आप दिखाइए अभी चैनल पे, अगर सीएजी रिपोर्ट है आपके पास, आप दिखाइए अभी की अभी। मैं चैनल को कहूंगा ऑथेंटिकेट करें इनकी रिपोर्ट को। फर्जी कागज लिए घूमते हैं, सारा दिन एडिट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं बीजेपी वाले, सारा दिन एडिट कॉपी पेस्ट करते हो। अनुराग जी, आप फर्जी रिपोर्ट, एक मिनट, गुरु प्रकाश जी आप शांत हो जाइए, अनुराग जी को बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश जी आप चुप हो जाइए, इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ऐसे में, ताकि जनता भी सुनेगी ना। आप मुझे बोलने दीजिए। अनुराग जी प्लीज। मैं फिर अपनी बात को सही तरीके से रखूं लक्ष्मण जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतने दोगले हैं कि एक सांस में कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट है ही नहीं, आई क्यों नहीं, और दूसरी सांस में कहते हैं सीएजी रिपोर्ट में 2000 करोड़ का घोटाला है। तो फर्जी कागज लिए घूमते हैं, 1 महीने से झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं मंदिर पे राजनीति करते हैं ये लोग, लेकिन अगर हम पुजारियों को 18,000 रुपए देने की योजना लाते हैं, सम्मान राशि देने की योजना लाते हैं, ये उसका विरोध करते हैं। ये अफजल गुरु पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाते हैं, गलबैया करते हैं उनके साथ। ये दलित समाज का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भरी संसद में बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनके प्रति अपशब्द बोलते हैं अमित शाह जी। ये पूर्वांचली समाज का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पूर्वांचली समाज को इनके प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर गाली देते हैं। और ये पूरी पार्टी इनकी कुल मिला के 3 टिकट दिए दिल्ली में पूर्वांचली समाज को। इतना पूर्वांचली समाज होने के बाद भी ये 12 करोड़ की गाड़ी, हमें कहते हैं 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 1.5 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। ये कहते हैं शीश महल, ये राजमहल में रहते हैं 2700 करोड़ रुपए के, जहां 200 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हैं, 300 करोड़ रुपए के झूमर लगे हुए हैं, जहां पे 8500 करोड़ के प्लेन में इनके नेता घूमते हैं। आप रोक दूं अनुराग जी, आप काफी लंबा 2 मिनट आप बोल लिए, आप शांत हो जाइए। अब चूंकि हमारे बाकी बात, सतीश जी आपने देखा, सतीश जी आपके पास आ रहा हूं, सतीश जी आपके पास बदल गया। लक्ष्मण जी लंबा बोले, जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं आपके पास आऊँ, गुरु प्रकाश जी आऊंगा आपके पास, अभी कई सारे सवाल आपका उठ करेंगे। नहीं ठीक है, आपको बिल्कुल जवाब देने का मौका दूंगा, उनसे ज्यादा लंबा समय दूंगा आपको। दो आप शांत हो जाइए 1 मिनट के। सतीश जी, मैं आपने देखा भी शो में किस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के कारनामों को, तथाकथित कारनामा कहूंगा मैं, उसको उजागर करने की कोशिश कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने बहुत सारे लंबे इलेक्शन देखे होंगे, कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के, एक दूसरे के भ्रष्टाचार के आरोप को उजागर करने के, उसके ज़्यादा दबाव डालने के बजाय इसके, अगर ये बताए पार्टियां कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये बात खास तौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है, ये दोनों बताएं कि हम क्या करेंगे अगले 5 साल में, जो 10 साल में नहीं कर पाए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्या चुनाव प्रचार में? या फिर आपको लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके ही चुनाव जीते जाते हैं? देखिए निकालते तो प्रपत्र सब हैं, वो घोषणा पत्र निकलती है, मैनिफेस्टो निकलता है, लेकिन शायद उनको लगता है कि जनता कुछ नहीं पढ़ती है, न समझती है।
हाँ, शोरगुल में दब जा होना चाहिए आपके हिसाब से, सबके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इनको ये बहुत फायदा पहुंचाता है तीनों पार्टियों को। क्या है कि आज तीनों पार्टियों में आज कंपटीशन है कि कौन रेवड़ी ज्यादा बांटता है। रेवड़ी क्या होता है कि आज दीजिए इंस्टेंट नूडल की तरह है कि अभी दीजिए 2000, 1000, 3000, 4000, 5000 ऐसा ऐसा बोली लगाइए, वोट ले लीजिए, सीधी सी बात है। और सब कंपटीशन और सब एक दूसरे को गाली देते हैं तीनों पार्टियां कि रेवड़ी के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने बोला, रेवड़ी के खिलाफ इन्होंने बोला, कभी वो बोलते हैं बोले वो दे नहीं सकते, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन देंगे सब या घोषणा करेंगे। तो इनके बातों पे तीनों पे मत जाइए, आप पत्रकार साइड से हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कौन कब किससे मिल जाएगा, यही जो आप पार्टी है ढांडा जी वाला, ये शीला दीक्षित के खिलाफ नरक काट दिया दिल्ली में और तुरंत के तुरंत सरकार बना ली। और ठीक ढांडा जी के ही बात से पकड़ लेता हूं, गुरु प्रकाश जी की पार्टी में, कि ये पीडीपी से मिल गए, ये टीडीपी से मिल गए, ये कहते दरवाजे नीतीश के लिए बराबर बंद हो गए, तुरंत के तुरंत खोल देते। ये सब जो है आइडियोलॉजी लेस और कैरेक्टर लेस पार्टियां हैं। अवधेश जी कुछ कह रहे थे आप? ये आइडियोलॉजी लेस और कैरेक्टर लेस पार्टियां सतीश जी ने ये कह दिया है। और मैं थोड़ा सा अगर सवाल लेकर स्पेसिफिक लेके आऊँ तो मैं देख रहा था कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी को विपक्षी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही थी, निशाना साधती थी और निशाना साध के चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो बहुत सफल हुआ नहीं, तो फिर दूसरे मुद्दे पकड़ लिए गए। अब यहाँ उल्टा यहाँ हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हर कोई निशाना साध करके उन पर भ्रष्टाचार के आरोप को गहरा करके उनको विलेन साबित करके चुनाव लड़ना चाहती है। तो जो फॉर्मूला पहले सफल नहीं हो पाया या फिर विफल हो गया, उस फॉर्मूला को इस दिल्ली चुनाव में अपनाने से कुछ फायदा होगा क्या? अब देखिए, अनुराग ढांडा जी तो फिर उंगली कलम दोनों उठाए हुए थे, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी बुद्धिमानी से आम आदमी पार्टी के मैंने सुनिए ना, मौका क्या देंगे। आज आपका आवाज अड्डा अनुराग ढांडा अड्डा में बदल गया है, और उन्होंने इतनी बुद्धिमानी से जितने मुद्दे थे पुजारी से लेकर सब आपके सामने रख दिया, विषय को छोड़ करके सारे रख दिए, पूरा चुनाव प्रचार कर दिया। पता नहीं इनको टिकट देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को। इतने कम अवधेश जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये बात कही। मुझे बड़ी खुशी आपने ये बात कही कि कुछ दिन पहले तक दूसरे प्रवक्ता कहते थे कि आप भाजपा को ज्यादा समय देते हैं। चलिए आप कम से कम कहे तो सही, आम आदमी पार्टी को ज्यादा समय देते हैं। तो वो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि मेरे को भी कम दिया है सर, मैं तो उस समय आधा 1 मिनट बोला था, इन्होंने कहा कि चलो मैं चुप हो गया, डिसिप्लिन। नहीं, अभी बोलिए, अब कोई नहीं बोलिएगा भाई, अवधेश जी को बोलने दीजिए। देखिए, किसी भी ऐसे विषयों को लाभ लेने वाले में अरविंद केजरीवाल जी को कोई पार्टी परास्त नहीं कर सकती है। तो अगर राजनीतिक लाभ लेने का सवाल है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए भी दूसरे को अत्याचारी साबित कर देना, और लोग उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये उनकी कला है। उसमें बीजेपी पता नहीं कहे जाएगी। मेरे हिसाब से तो अगर 30 को हाईकोर्ट का फैसला इस पर आना है कि केस चले कि ना चले, ईडी ने कहा है तो कोई न कोई फैसला एलजी को करना था। एलजी के लीगल डिपार्टमेंट ने भेजा होगा होम मिनिस्ट्री के लीगल डिपार्टमेंट को, वहां से आया है, शायद 11 को आदेश हुआ है, खबर भले आई है, मेरे हिसाब से 11 तारीख को यह आदेश आया है। अब उसको जब ये बनाया जा रहा है और ये विषय ही भुला दिया गया, और बीजेपी ने भी नहीं उठाया है कि भाई 30 को तो उस पर फैसला आया है, इसी आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो हमको डिसीजन लेना है। तो आप सोचिए किसको फायदा होगा। दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, इस समय दिल्ली का चुनाव जो है उसमें भ्रष्टाचार को तो शीर्ष मुद्दा होना ही चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करके कि संपूर्ण राजनीति भ्रष्ट है, हम उसकी सफाई के लिए आए हैं, हम जन लोकपाल लागू करेंगे, राजनीति में हम सूचिता लाएंगे, और आज संविधान की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी संविधान हाथ में लेके इसकी धज्जियां उड़ाते थे, इसके पॉइंट्स को। संसद को कहते थे कि गांधी जी ने तो कहा ये बेस्या और बांझ है, उस संसद का क्या लेना देना है, और वो सब संविधान के रक्षक हो रहे हैं। तो विचारों का भ्रष्टाचार और पद में आप क्या मानते हैं? आबकारी नीति में जो भी फैसला हो, लेकिन आम आदमी यह मान रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब वो इतना आसान नहीं है। बीजेपी
कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आता है उससे राजनीति परसेप्शन पर चलती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए भी विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार आश्चर्य का विषय यह है कि सड़कें ध्वस्त है, पानी की समस्या है कि लोग बोतल में पानी खरीद के पी रहे हैं। आप 50 मीटर कोई सड़क बता दीजिए जो बिना टूटी हुई दिल्ली में हो। 10 साल में 1 फुट ओवर ब्रिज सड़क बता दीजिए जिसकी मरम्मत हुई हो। मैंने स्वयं सर्वे किया है, लेकिन फिर भी आप देखिए एमसीडी में वो जीत रहे हैं, उनकी कला है, वो जीतते हैं चुनाव। अवधेश जी, अब आपको बगैर बीच में रोके हुए 2 मिनट 45 सेकंड बोलने का मौका हमने दिया है, तो अब एक बार अनुराग जी के पास चला जाए। हालांकि अनुराग अड्डा नहीं रहना चाहिए। अनुराग जी छोटा है बोलेगा, देखिए आपकी वजह से मुझ पर आरोप लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूँ। बिल्कुल छोटा सा नहीं हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल छोटा सा बोलूंगा, 10 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। 70 साल में दिल्ली के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर 24,000 कमरे बनाए थे स्कूलों में, हमने 10 साल में 22,000 कमरे बना दिए। अगर ये ध्वस्त करना है तो फिर बताइए बनाना क्या होता है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने बना दी है। अरे आप इसमें क्या झूठ है? आप सुबह चलिए मेरे साथ, किस स्कूल को देखना चाहते हैं, किस स्कूल को देखना चाहते हैं आप, चलिए सुबह मेरे साथ। सारी दिल्ली के बच्चे, अच्छा सुनिए, एक आखिरी चीज लक्ष्मण जी, एक आखिरी चीज, ये वोट डालने उन्हीं स्कूलों में जाएंगे, चल सकता हूं, ये वोट डालने उन्हीं स्कूलों में जाएंगे। कपड़े दिखा दे। दिल्ली के लोग वोट डालने के लिए उन्हीं स्कूलों में जाएंगे। तैयार हुआ दिल्ली के लोग, और चल के दिखाएं 22,000 कमरे कहां बने। मैं बता देता हूं, सुनिए, मैं बताता हूं कहां बनाए हैं। अरे मैं बताता हूं, अरे सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए, मैं बताता हूं। आप सुबह मुझे आप समय बताइएगा, मैं इस लाइव के बाद आपको कॉल करूंगा। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, आप बताइएगा कहां चलना है। एसओएससी सेक्टर 18 रोहिणी, एसओएससी रोहिणी सेक्टर 23, एसओएससी रोहिणी सेक्टर 21। बिल्कुल अनुराग बता रहे हैं तो आप लोग सुन लीजिए। खाली जमीन पे बने हुए पढ़ रहा हूं, खाली जमीन पे बने हुए स्कूल पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। पेट में दर्द क्यों है? सुनिए, पेट में दर्द क्यों है? एक बार सुन लीजिए। ओनिका और बीजेपी एक बार सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। सुनिए ना, 10 सेकंड सुनिए ना। एक बार अनुराग डंडा जी को बोलने दीजिए, फिर आप लोग बोलिए। क्यों है? अगली बारी ओनिका जी की, स्कूलों के नाम लूंगा जो खाली अगली बारी ओनिका जी की। सिर्फ उन स्कूलों के नाम लूंगा जो खाली जमीन पे बने, नए बने हैं। इस बार ओनिका जी, सिर्फ उन स्कूलों के नाम लूंगा जो खाली जमीन पे बने, नए बने हैं। अगर हिम्मत हो तो सुनिए, अगर हिम्मत है तो सुनिए। आप सुनेंगे नहीं क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे सारे। अरे शीला जी का नए, बिल्कुल नए स्कूल बताऊंगा, एक भी पुराना स्कूल नहीं बताऊंगा। आपने उसी स्कूल को एक भी पुराना स्कूल नहीं बताऊंगा। प्रोड्यूसर साहब, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये आपसे लड़ाई चलती रहेगी। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक तक थोड़े शांत हो जाएंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव के ऊपर, और ब्रेक पे जाने से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी बहुत सारी लंबी लिस्ट बता रहे थे, क्या क्या उनकी उपलब्धि रही, स्कूलों के नाम बता रहे थे। उस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका जी बार बार झूठ कह रही थी। नहीं, एक मिनट जरा, आप हम पे वैसे ही आरोप लग गया कि आपको बहुत समय दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय आपका समय काटा जाएगा। एक मिनट ओनिका जी, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ठीक है, आऊंगा आपके पास। अनुराग जी आपके पास आऊंगा आपके पास। लक्ष्मण सर, इनका जैसे सतीश जी ने कहा ना, मैनिफेस्टो देखें या इनका जो घोषणा पत्र देखें, इन्होंने कॉलेजेस, स्कूल, झीलों की नगरी, पेरिस, स्मार्ट सिटी, तमाम वो बातें करके आए थे। और गंगा में, जमुना में डुबकी मैं खुद लगवाऊंगा आपके साथ, वो सब बातें करके आए थे। स्कूल 500 बनाएंगे सर, वो स्कूलों का केस भी खुलने वाला है इनके ऊपर। इन्होंने जो फ्रॉड किया है, जो जिस हिसाब से इनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, जो स्क्वायर मीटर के रेट्स भी, वो भी बहुत दुगने लगाए हैं। उन्हीं कमरों को लेपापोती करके रिफ्रेश करके दिखाए गए हैं। इनके पास ना जगह है ना जमीन है, इनके पास प्रोविजन भी नहीं थे। हाँ, इन्होंने थोड़ा बेहतरीन फर्नीचर जरूर लेके आए हैं, हैप्पीनेस करिकुलम जरूर ऐड कर दिया। उसके अलावा ये 1 इंच नहीं बढ़े, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स बढ़े हैं सर। 10th में नहीं सर, शुक्रिया तो आप करेंगे हमारा, क्योंकि आपकी जमीन खो चुकी है। आपने जो कांग्रेस के वोट बैंक जो दिल्ली में आके झूठ करके लिए थे, वो आज वोटर्स आपको वो भर भर के
भगाना चाह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि आपने झूठ बोला उनके साथ। आज झुग्गी झोपड़ी में देखिए ना पानी की व्यवस्था है, आपने कहा जहां घर वहां मकान, कुछ भी हैंडओवर नहीं कर पाए, ना आप कोऑर्डिनेशन बना सके, ना उन गरीबों का मकान दे सके। तमाम वो वायदे करके आए थे जो आप नहीं फुलफिल कर सके। आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा हाँ हम ये वायदे नहीं पूरे कर सके, हमें और समय चाहिए। बात तो वही हो गई ना, 2024 तक हमें मौका दीजिए, हम कर लेंगे, फिर आप और 5 साल मांगेंगे। ठीक है, अनिका अरे जी, दिल्ली की जनता आगे बढ़ा जाए। आपके भरोसे नहीं जी। हाँ, ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता के पास आऊंगा मैं। गुरु प्रकाश जी, ये ठीक है, किसने क्या किया उससे थोड़ा सा, हाँ आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, किसने क्या किया इससे बात आगे बढ़ी जाए। लेकिन चुनाव के बीच में जब चुनाव की घोषणा हो गई है, जब ये पूरा चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वो भी वरिष्ठ नेता की तरफ से इस तरह से महिलाओं के बीच में जूते बांटना, उनको जूते पहनाना, ये सवाल खड़ा कर रहा था। विपक्षी पार्टियों ने मुद्दे उठाए, FIR भी दर्ज हुआ। तो ये लगता है थोड़ा सा इन सब से बचना चाहिए भाजपा को, तो जितना कुछ करना था चुनाव से पहले तो कर ही दिए। हाँ, नहीं, चुनाव आयोग उस पर जरूर अपना एक्शन लेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अभी हमारे ऊपर तमाम आरोप लगे। आपको पता होगा लक्ष्मण जी, दिल्ली में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। कहाँ है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? हवा महल हमने सुना था जयपुर में है, ये दिल्ली में एक हवा यूनिवर्सिटी हो गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए लेकिन किसी को पता नहीं है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ईंट कहाँ डली है, कौन सा स्पोर्ट्स खिला जाता है, सब के सब तमाम हवाई वादे इनके होते हैं। दिल्ली की हमारी जनता बहुत भोली है, उन्होंने मौका जरूर दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के भाई कह रहे थे इतने स्कूल बना दिए, इतने क्लासरूम बना दिए। इन्होंने कहा था कि दिल्ली की सड़कें यूरोप की सड़कें हो जाएंगी, पेरिस की सड़कें हो जाएंगी। 50 मीटर 100 मीटर पे बगैर किसी गड्ढे पे चल पाना दिल्ली में मुश्किल हो गया है। आप स्कूलों की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 38,000 स्टूडेंट्स हैं, 38,000 ऐसे प्रिंसिपल्स भी नहीं है, प्रिंसिपल्स भी नहीं है, टीचर्स जिनके पास बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? पूछना चाहते हैं आपसे। स्कूल के बिल्डिंगों में दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने कहा है, आप कह दीजिएगा बीजेपी ने कहा है, आप कह दीजिएगा कांग्रेस पार्टी ने कहा है, विजिलेंस विभाग ने कहा है कि लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले इनके स्कूल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ चुका है। स्कॉलरशिप पे आइए, क्या कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी? अभी हमारे भाई क्या कह रहे थे कि दलितों के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे आपका 100 स्कॉलरशिप देंगे। 5 दलितों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, 5 SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप आप नहीं दे पाए हैं। 38,000 स्टूडेंट आपके बगैर बेंच के बैठ रहे हैं। देश में इतनी बदतर स्थिति, मैं पुनः बोलता हूं, इतनी व्यथित स्थिति पूरे देश में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं भी नहीं है। ठीक है, अनुराग जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट गुरु प्रकाश जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए अनुराग जी, इसका जवाब दीजिएगा। सतीश जी, ये सारे मुद्दे आपने देखे, कितना अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियां बता रहा है, भाजपा उनमें खामियां गिना रहा है। ठीक है ना, पब्लिक को तो यही चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, सड़क चाहिए। कोई एक दावा करे तो उस दावे की पोल खोले, तो ये तो ज़्यादा बेहतर है ना, कि बजाय इसके कि हम लोग आरोप प्रत्यारोप करें और ऐसी बात करें जिसका कोई सिर पैर ना हो। देखिए लक्ष्मण जी, मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, ये हालत राजनीति की ये है कि जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी और चैलेंजर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप पड़ती है, लगाती है, तो आपको लगेगा ये 75 साल में किस देश में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया भी तो जो पार्टी है सत्ता में उसने सब अच्छा कर दिया, पिछले वाले ने सब कुआड़ा कर दिया। जो कुछ भी मैं यहाँ भी सुन रहा हूँ, जिसमें अवधेश जी भी शामिल हैं, वो अर्ध सत्य है। काम आज अवधेश जी भी लपेटे में आ गए। मैं तो ये कहता हूँ, नहीं सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ, सुन लीजिए, मैं ये बात कहता हूँ, कुछ किया हो या नहीं किया हो लगेगा कि मैं आप पार्टी का पक्षधर हो रहा हूँ। कुछ किया या नहीं किया है, बोलता हूं कि नहीं भी किया है, लेकिन रेवड़ी को आंदोलन जो है वो केजरीवाल ने इस देश में बना दिया है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि स्कूलों में कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है, हुआ है, एक स्तर तक नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बात कहता हूं, LG साहब यहाँ की 70% सरकार चलाते, वही खुद कुछ कर देते और गंगा यमुना में डुबकी लगा लेते। सरकार यहाँ दिल्ली में तो 25% ही तो है राज्य सरकार की,
बाकी किसकी है? केंद्र की है। तो हवा साफ हो जाती, यमुना साफ हो जाती। तो खाली एक दूसरे का, और ये मैं कहूं कि केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बहुत उसने कर दिया है, तो उसने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ रेवड़ी तो जरूर दिया है, ये इतना सच है। बिजली, पानी, मोहल्ला, ये सब में दम तो है ही ना भाई। सब तो पर्ची कटवा रहे हैं ना, महाराष्ट्र से लेके, झारखंड से लेके, बिहार से लेके, हर जगह, हरियाणा तक, जहां सब पर्ची ही काट रहे हैं उनको 2000, 1000, 2000। तो ये तो केजरीवाल की देन है ना। सो सतीश तो किसका फेलियर है? बात कर रहा हूं, खाली झूठ बोला जा रहा है, खाली झूठ बोला जा रहा है। सतीश जी, अब आप लोग अवधेश जी बोलना चाहते हैं। अवधेश जी, आप अपना कमेंट दीजिए, फिर मैं बाकी प्रवक्ताओं को पास जाऊंगा, समय थोड़ा सा कम है। कहाँ गड्ढा है यार दिल्ली में? गलत बात है। अब सतीश जी तो अब सबके, नहीं अवधेश जी, नहीं सतीश जी तो सबके हिस्से की भी सतीश जी, नहीं सबके हिस्से की बात सतीश जी कर देते हैं, और एक ले दे के उसमें एक उसमें वर्डिक्ट भी दे देते हैं, सब बुरा सब अच्छा है। मेरे को आंशिक सत्य, मैं तो कह रहा हूं कि सतीश जी मुझे एक सड़क बता दें कि PWD दिल्ली का कोई भी सड़क, लुटियन जोन को छोड़ के मुझे गाड़ी से चलनी पड़ती है, किसी से भी मैं पूछ रहा हूं। गड्ढा नहीं है सड़क, जिसकी मरम्मत, नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जिसकी मरम्मत हुई हो, बाकी बनाना तो छोड़ दीजिए। आप चलते हैं गाड़ी से, डिवाइडर टूटे हैं तो टूटे हैं, उस पर पेंट तक नहीं हुए हैं, सारे फुट ओवर ब्रिज दुर्घटना की स्थिति में पहुंचे। जब किसी ने कहा तो मैंने कम से कम 20 जगह तो मेट्रो पर चल के बाहर निकल के खुद देखा है। तो ये कैसी सरकार है? और जहां तक बिजली पानी का सवाल है, सुन लीजिए, बिजली की हालत यह है कि जितने वो बक्से होते थे सब पुराने होके गिर रहे हैं। जो आता है लाइनमैन बताता कि हम लोग किसी ढंग से जोड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोलैप्स है, इसमें अर्ध सत्य कुछ नहीं है, यही सत्य है। ठीक है, पानी के पाइपों की हालत खराब हो चुकी है दिल्ली में, तो यही सत्य है। लेकिन इस समय देखिए चुनाव में इस मुद्दे को अगर विपक्षी पार्टी चुनाव में अगर ठीक से ये मुद्दे नहीं उठेंगे, नहीं जवाब दे दीजिएगा सर, आप तो सब प्रचार कर लिया, आप तो बुद्धिमान आदमी, हम लोगों कहां इतनी बुद्धि है सर। दिल्ली में अनुराग जी के पास अगर सरकार के पास सड़क, नहीं सड़क, बिजली, पानी ये है, और तीनों की हालत जो है आपके सामने है, बाकी वो आलोचना करते रहिए। और जहां तक स्कूलों का सवाल है, स्कूल में भवन बने हैं, वो बात सही है कि स्कूल के अंदर भमे हैं, लेकिन मैं 22,000 तो मेरी कल्पना में नहीं कि 24,000 के बराबर बन गया हो। और नए स्कूल मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। मैं लगातार सोशल मीडिया पर जानने की कोशिश कर रहा हूं। अवधेश, थोड़ा सा अनुराग जी को मौका देना चाहिए जवाब देने का। आप सब लोगों ने सवाल पूछे, अनुराग जी को बोलने दीजिए। नहीं, आप ये बीच में बोलेंगे, आप ये बीच में बोलेंगे। नहीं, अनिका जी, आपको भी मौका मिला था, आपने सारे सवाल उठाए, अब अनुराग जी को बोलने दिया जाए। अनुराग जी को बोलने दिया जाए। हाँ, एक एक करके पहले बीजेपी का झूठ एक्सपोज होगा। सबसे पहले ये कह रहे थे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां है, ये लीजिए गुरुदेव, यहाँ है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिख रही है? अरे वो तो झूठ ये है दिल्ली भाई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये हमने बनाई है। तो एक मिनट शांति, अब शांति कीजिए ना, शांति कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब सुनिए ना, आपने कहा एड्रेस बता दीजिए ना, एड्रेस बता दीजिए। अनुराग जी एड्रेस बता दीजिए, अनुराग जी एड्रेस बता दीजिए, उनको लग रहा फोटो दिखा रहे हैं। सुनिए ना, उसी पे आगे आ रहा हूं, एड्रेस समेत उसी पे आगे आ रहा हूं, सुनिए, एड्रेस पे ही आ रहा हूं, एड्रेस पे ही। अवधेश जी ने कहा और ओनिका जी ने कहा कि हमने एक भी स्कूल नहीं बनाया है, ये पब्लिक डोमेन में है जो मैं बोल रहा हूं। सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना अवधेश जी, पेट में मुझे समझ नहीं आता है, आपने सवाल पूछा है, जवाब देने दीजिए, या फिर आप डर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, बोली जल्दी बोले, समय खत्म हो रहा है। कहा एक भी नई स्कूल बिल्डिंग हमने नहीं बनाई है। मैं कहां बोल रहा हूं? नई बिल्डिंग नहीं बनाई है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। पब्लिक डोमेन में खाली जमीन के ऊपर बने हुए स्कूलों के नाम पढ़ रहा हूं, जिसमें आपका मन करे बताइएगा, लेके चलूंगा। SOSC सेक्टर 18 रोहिणी, SOSC रोहिणी सेक्टर 23, SOSC रोहिणी सेक्टर 21, SOSC राणा प्रताप बाग, SOSC कोहाट एनक्लेव, SOSC खिचड़ीपुर, SOSC जनकपुरी, SOSC IP एक्सटेंशन, SOSC गौतमपुरी, SOSC द्वारका सेक्टर 6, SOSC द्वारका सेक्टर 5, SOSC द्वारका सेक्टर 22, SOSC द्वारका सेक्टर 19,
एसओएससी दरियापुर कलां, एसओएससी एंड्रयूसगंज, एसओएससी एएफपीएस, रोहिणी सेक्टर 27, ठीक है, ठीक है। ब्लॉक सुंदर नगरी, जहां आपका मन करे सुबह मुझे बताइएगा, आपको लेके चलूंगा। नई जमीन पे, अगर पुरानी जमीन पे पुराने स्कूल में हुआ तो हम गलत, अगर नई एड्रेस पे हुआ, नई जमीन पे हुआ तो हार मान लीजिएगा। प्रकाश जी और अनुराग अनिका जी और गुरु प्रकाश जी, अब ये फैक्ट समेत डेटा समेत बताएं तो स्वीकार कर लीजिए, क्या इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अरे एड्रेस बता दीजिए अनुराग जी। सारे पुराने स्कूल हैं, उसमें भवन बने हैं। यूनिवर्सिटी का अच्छा, नाम पुराने स्कूल है, अवधेश जी कह रहे हैं पुराने स्कूल है। अगर मैं गलत होऊंगा तो कल पकड़ा जाऊंगा ना। जिसको नाम बदल के ये बिल्कुल नई जमीन पे भवन बने हैं। एक मिनट, अनिका कुछ कह रही है, अनिका कुछ कह रही है। अनुराग जी शांत हो जाए, अनिका कुछ कह रही है। स्टैंडर्ड कमरे बने टेक्निकल हैं। यूनिवर्सिटी के नाम कन्वर्ट करके ये कहा कि हमने नई यूनिवर्सिटी बनाई, वही झूठ है इनका। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी थी, नाम ऐड करके उसमें कॉज ऐड करके इन्होंने कहा हमने यूनिवर्सिटी भाई बनाई चलिए ना कल मेरे ये साथ, धांधलेबाजी में एक्सपर्ट कल है। चलिए मेरे साथ, आप एक्सपोज हो जाएंगे हम। देखिए सर, हमने कल जो चलिए। किया गुरु प्रकाश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु प्रकाश जी 30 सेकंड, अब शो खत्म करना है। झूठ यहाँ दर्शकों ने कैमरा देख भेजिए सुबह। गुरु प्रकाश जी 30 सेकंड। ओपन चैलेंज है, इनका झूठ यहाँ जो भी दर्शकों कह ने रहा हूं, देख लिया। स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते, दिल्ली की कल सुबह जनता ने मेरे साथ देख चलिए, लिया, लक्ष्मण जी दिल्ली कैमरा की जनता ने देख आपका लिया। चैलेंज लक्ष्मण जी, दुनिया ये देख- सिर्फ दिल्ली झूठ की जनता बोलते देख हैं, रही है। झूठ के पुलिंदे बांधते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं बता पाए, दिल्ली की जनता तो को बता चलिए ना दीजिए सुबह साथ में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ? सुबह चलिए अरे यहाँ साथ में, बताइए डर क्यों ना, रहे हैं? यहाँ बताइए ना कहाँ है, यहाँ बताइए कहाँ चलिए, ठीक है, ऐसा बताइए कहाँ है? ऐसा करते हैं, नहीं है। शो के बाद अनुराग जी आप लोगों को ले जाएंगे उन सारे स्कूलों में, उन सारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जहां पे ये खुला है। लेकिन इस पूरे शो से मुझे एक बड़ी खुशी इस बात की हुई कि बड़ा ही फैक्चुअल डिबेट हुआ, कि विकास के मुद्दों पर डिबेट हुआ, इधर उधर की बातें नहीं हुई। इसके लिए आप जो सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, ऐसा लग रहा था, तो अच्छा रहा। ऐसे तथ्य के आधार पर डिबेट करिएगा तो जनता को पता चला है किस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है और आगे क्या करने वाले। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।